हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिखिए स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑफलाइन क्लास में काफ़ी लंबे समय से क्लास चलती आ रही है, तो उसमें काफ़ी चैप्टर हम कैप्चर कर चुके हैं और हम सोचे कि चलिए, और कैप्चर करने के साथ साथ आपको रिवीजन भी हम बहुत सारा कैप्चर करा चुके हैं, यानी रिवीजन भी करा दिए हैं। तो हमें लगा कि काफ़ी बच्चे जो है डिस्टर्ब है एग्जाम की वजह से, कुछ परेड वगैरह के एग्जाम चल रही है, कुछ अलग अलग एग्जाम जो है बच्चों को होने की वजह से डिस्टर्बेंस बच्चों में ज़्यादा है। तो हम सोचे कि चलिए, साथ में कुछ ऑनलाइन वीडियो शेयर कर लेते हैं ताकि उन बच्चों की थोड़ा सा मदद हो जाएगी, और जो नए बच्चे कहीं और जगह पढ़ते हैं उनको भी, जो अगर इच्छुक रहते हैं ऑनलाइन पढ़ना, तो उनको भी थोड़ा मदद हो जाएगी। तो चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और चर्चा करते हैं। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें, सब तो आप जान ही रहे हैं क्या है नहीं है। देखिए, हम लोग 12th की जो है ना क्लास की बायोलॉजी की चर्चा करेंगे और एक एक करके जानेंगे। देखिए, क्या क्या हम लोग अध्ययन किए हैं। ध्यान रहे, ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी हम 1 चैप्टर कैप्चर कर चुके हैं, 2nd चैप्टर कैप्चर कर चुके हैं, बच्चों को करा दिए हैं, 3rd चैप्टर को भी हम कैप्चर करा चुके हैं। और उसमें लगभग अगर हम बात करें तो 80% हम जो है ना क्या कर चुके हैं बाबू, तो सिलेबस को कैप्चर कर चुके हैं, यानी 1 से 2 दिन में पूरी तरह से फाइनल हो जाएगी। उसमें जो कंटेंट दी जाती है पूरी विस्तार दी जाती है, पूरी तरह से डीप दी जाती है। एनसीईआरटी बुक को उसमें शामिल किया रहता है, पूरी तरह से फुल एनसीईआरटी रहती है। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या रहता है, एमटीजी बुक के बारे में उसमें जो है ना दी रहती है, जो है ना कंटेंट उससे किया रहता है। फिंगर टिप्स जो आती है एनसीईआरटी, उसका कोटा के जो पैकेज आती है जो है ना, एलियन का हो गया, ठीक है ना, या फिर सर्वोत्तम का हो गया, या इसके अलावा फिजिक्स वाला का हो गया, या एनीबडी, बहुत सारे जो है ना संस्थाओं की जो है पैकेज है, उसका जो मेन क्या होती है बाबू, खास जो विशेषताएं होती है पैकेज में, वो सभी को जो है ना हम कर लेते हैं। अब देखते हैं, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर हम बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, तो इसकी अगर चर्चा करें तो जानकारियाँ क्या दी गई कि जो पैकेज होती है उसकी चर्चा रहती है। अब उसी के आधार पर सभी चीज़ों को, जितने भी इसके अलावा बुक होते हैं, जैसे भारतीय वन हो गया, लुसेंट्स हो गए, या एनीबडी, जितने भी बुक आती हैं उन सभी को जो है, जितने भी उसमें बेहतर कंटेंट हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं, जो है ना लैंग्वेज है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम एक जो है पैकेज में और जो है ना क्या कर दिया, सम्मिलित कर दिए हैं। और उस पैकेज का हम नाम रखे हाइब्रिड पैकेज। ये पैकेज में आपको हर तरह के जो है कंटेंट मिल जाएगी, जीरो से हीरो बनने तक की, यानी बायोलॉजी में आपको बेहतर करने तक का ही मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि ये 110% जो है ना हर साल जो है इसी से, इस साल भी जो है 100% इसी जो है पैकेज से बाबू क्वेश्चन टकरी हुए, 100% जो है क्वेश्चन इसी से टकरा हुआ है, और पॉइंट बाई पॉइंट, एकदम पॉइंट बाई पॉइंट टकरा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप लेकर के कन्फर्म रहिए। और हर साल ऐसा रिकॉर्ड है अपने आप में, जो है अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इससे पैकेज से ही क्वेश्चन टकरती है, इससे कहीं बाहर नहीं आती है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे जो है ना हमारे बारे में बेहतर नहीं जानते हैं, या हमारे बारे में उनको जानकारियाँ नहीं है, या हमारे जो है बारे में या हमारे संस्थाओं के बारे में दूर दूर तक उनको जो है जानकारियाँ नहीं है, उन्हें कुछ ऑनलाइन के माध्यम से या अलग अलग जो है ना माध्यमों से उन्हें पता चले, ताकि बच्चे जो है ना कम से कम हमारे पास न पढ़ते हुए भी जो है ना ऑनलाइन के माध्यम से जो है जानकारी लेकर के कुछ सीख सके, और हो सकते तो अपने एग्जाम में बेहतर कर सके। तो चलिए, हम लोग आगे देखते हैं। और हाँ, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑलरेडी जानकारी के लिए बता दें कि जो रिवीजन की बात कर रहे थे हम, तो रिवीजन भी पहला चैप्टर की रिवीजन करा दी गई है, दूसरा चैप्टर की रिवीजन हो गई है लगभग 70 से 80%, है ना, कुछ ही दिन में भी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से रिवीजन। ध्यान देंगे, हम आपको इतना ही टाइम में, मात्र हम जो स्टार्ट किए थे सिलेबस बाबू लगभग 14 या 16 जनवरी के आसपास से हम याद, क्योंकि हम तो उधर चले गए थे मुंबई, तो आने के बाद जो है ना अभी सभी लोग जो है लगभग 6 तारीख से जो है 6 जनवरी से स्टार्ट किए थे जो है बाबू सिलेबस। ठीक है, लेकिन हम मुंबई जाने की वजह से हम जो है ना उस टाइम तक हम नहीं पहुँचे थे, तो लगभग 14 जनवरी या 16 जनवरी शायद, या ऐसा ही कुछ 11 जनवरी था, एग्जैक्ट तो ध्यान पर नहीं है। काफ़ी दिन बाद हम क्लास स्टार्ट किए हैं, और बहुत कम टाइम में और अधिक कंटेंट देते हुए भी, ऐसा नहीं, बहुत कम टाइम में अधिक कंटेंट, यानी अधिक जरा टॉपिक पढ़ाते हुए, और एक टॉपिक को कम से कम 2-2, 3-3 बार पढ़ाते हैं, 5-5 बार तक पढ़ाते हैं। अब एक टॉपिक को हम बच्चा को क्लास में ही टॉपिक को याद करवाते हैं। ठीक है, और हम पैकेज तो हमको लिखाने के समय बच जाती है, लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसी समय को हम बच्चों को एक ही टॉपिक को 3 से 4 बार 5 बार लेक्चर देकर के समझाते हैं। लेक्चर, फुली लेक्चर, हम पूरे क्लास में लिखवाते नहीं हैं, केवल लेक्चर ही देते हैं, और मेन पॉइंट जो जैसे चलती है कॉन्सेप्ट देते हैं, और जो बच्चे उसमें इच्छुक होते हैं उसको लिखते हैं उसी पैकेज के पीछे सादा पेज पर, और नहीं जिन बच्चों को याद हो जाती है तो नहीं लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो उसमें अगर हम बात करें तो कम टाइम में, देखिए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया, मान के चलिए जल्दी खत्म हो जाएगा। और पहला चैप्टर का रिवीजन, फुली रिवीजन, एक्स्ट्रा टाइम देकर रिवीजन भी करा चुके हैं, और जाना क्या है बाबू, तो दूसरा चैप्टर भी रिवीजन कराने वाले हैं, जल्दी खत्म हो जाएगी भी। और उसके बाद जल्दी ही जो है 4 चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत कम टाइम में। और हमारा टारगेट है कि 6 से 7 महीना, 8 महीना होते होते
पूरी तरह से जो है ना इतना मन तो होते होते जो है ना पूरा 12th का सिलेबस कैप्चर कर ले, खत्म कर दे, रिकॉर्ड है अपने आप बाबू। ऐसे भी हम जो है ना अगस्त खत्म होते होते खत्म कर देते हैं, नवंबर होते होते खत्म पूरी तरह से। इस बार तो आप पहले ही उम्मीद है कि हम खत्म कर देंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं और साथ में प्रयास करके रिवीजन भी हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग अध्ययन करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा था। इसमें हम लोग चर्चा किए थे लिंगांग क्या होती है मेल में और फीमेल में, ठीक है। इसके अलावा विविपेरस की हम चर्चा किए थे, विविपेरस क्या होता है आगे देख लेंगे। हम देखे थे मानव जनन तंत्र का महत्व क्या है। तो मानव जनन तंत्र से फायदे आपको जानकारी दिया गया था कि पहला फायदा क्या है बाबू, उनकी संख्याएं इंक्रीज होती है। मानव जनन करने से मानव की संख्या में वृद्धि होती है या वृद्धि उनकी बढ़ती है। दूसरा की अगर बात करें तो उनकी जाति है, मानव जाति जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। और मानव जातियों में या जो भी जीव होते हैं जो जनन करते हैं उनमें जो अच्छे गुण होते हैं वो लंबे समय तक वंशागति करती रहती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती है या स्थानांतरित होती रहती है। आगे बढ़ते हैं भी जो है ना। इसके अलावा बात करते हैं यूनिसेक्सुअल, वैसे जीव जिनमें नर और मादा क्या होते हैं एक शरीर में न रह करके अलग अलग होते हैं। जैसे क्या मानव में क्या होता है मेल देखिए अलग है और फीमेल अलग है। तो मेल अलग फीमेल अलग यानी एक शरीर में न होकर के अलग अलग है, इसलिए मानव को क्या बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी बोले तो एक लिंगी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव एक लिंगी होते हैं और बहुत सारे जीव जरा द्विलिंगी भी होते हैं यानी उभयलिंगी भी होते हैं। ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। विविपेरस किसको कहते हैं, वैसे जीव जो संतान को जन्म देते हैं। क्या देते हैं बाबू, संतान को जन्म देते हैं, उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है। क्या बाबू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रहे। जो जीव क्या करते हैं संतान को जन्म देते हैं उन्हें सजीव प्रजक कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं अंडा देते हैं तो उन्हें अंड प्रजक कहते हैं। जैसे मुर्गी उर्गी होती है ना, अंड अंड प्रजक। क्या होती है बाबू, अंड प्रजक होती है, ध्यान रहे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिए, सेक्स ऑर्गन की हम बात करते हैं। सेक्स ऑर्गन बोले तो लिंग अंग बाबू, ध्यान रहे लिंग अंग, ठीक है। सेक्स का मतलब लिंग का मतलब होता है नर और मादा। तो नर में कौन से अंग होंगे और मादा में कौन से अंग होंगे उसकी चर्चा हम करते हैं। तो देखिए लिंग अंग की हम चर्चा कर रहे थे। तो नर में क्या है बाबू, तो टेस्टिकल्स, यानी इसे हिंदी में हम लोग वृषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वृषण। और इसकी अगर हम चर्चा करें तो मादा में अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होती है बाबू, अंडाशय होती है। क्या होती है बाबू, अंडाशय। नर में क्या हो गया, वृषण। अगर नर में इसकी संख्या की हम चर्चा करें तो 2 और इसकी संख्या भी चर्चा करें तो बाबू 2। ये क्या होती है, दोनों पैरों के बीच में जो जांग होते हैं, दोनों जांघों के बीच में उदर गुहा के बाहर होती है। और ये कहाँ होता है बाबू, ऊपर में होती है। सर उदर गुहा के अंदर लेफ्ट और राइट में पाई जाती है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मानव, अगर हम जहाँ जनन किए, मानव जनन तंत्रों की अगर चर्चा करें, हम मानव जनन तंत्रों की अगर चर्चा करें बाबू हम, तो यहाँ पर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मानव जनन तंत्र मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे गए हैं या 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है नर जनन तंत्र और दूसरा होता है बाबू मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र। और दूसरा है मादा जनन तंत्र कहते हैं, जिन्हें हिंदी में मादा जनन तंत्र और इंग्लिश में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये सब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। नर जनन तंत्र मुख्य रूप से हम लोग किसको मानते हैं बाबू, तो वृषण को माना जाता है। किसको माना जाता है बाबू, वृषण को। ये वृषण किसके अंदर पाए जाते हैं, वृषण कोष के अंदर होते हैं। ऐसे आगे इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, इसके जस्ट ऊपर का जहाँ संरचना इसको लोग क्या बोलते हैं, अधिवृषण कहते हैं। ये इसको लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। ये सब टॉपिक आपको इस पे चर्चा कर रहे हैं बाबू, ठीक है। अब इसकी अगर हम टेम्परेचर की बात करें, वृषण के अंदर संरचनाओं की बात करें, ये जो है सीसन दिख रहा है बाबू, पेन जिसको लोग बोलते हैं सीसन है। ये जो संरचना दिख रहा है इसमें मूत्रमार्ग कहलाता है बाबू। कोई दिक्कत, ये सब जो चीजें इसमें जानकारी आपको दी गई और बताया गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वृषण है, ठीक है, ये सीसन है ना, ध्यान देंगे। वृषण कहाँ पाया जा रहा है, वृषण कोष में पाया जा रहा है। ये एनस है, ये तो जनन से संबंधित नहीं है बाबू, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। आगे ये आपको जरा कब पढ़ाया गया होगा, तो 11th में पढ़ाया गया होगा जब आप पढ़े होंगे पाचन। तो पाचन तंत्र में बताया गया होगा क्या,
आहार नाल मुख से लेकर के मल द्वार तक फैला होता है, उसमें चर्चा की गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो वो वही अंग है, यहाँ पर दिखा दिया है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दिया, आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा कैप्चर करते हैं। वृष्ण की हम चर्चा कर रहे थे, तो ध्यान रहे वृष्ण में क्या होती है बाबू। अगर हम बात कर लेते हैं वृष्ण है, तो वृष्ण के अंदर बहुत सारे जन क्या होते हैं, खंड होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार जो है ना अगर चला जाए तो उसके अंदर बहुत सारे खंड होते हैं, पालियां होती है। उन पालियों में अगर देखा जाए, या हर बुक के में लगभग यही चीजें डाटा रहती है, थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हम वृष्ण के अनुसार अगर चले और देखें, तो वृष्ण की लंबाई की अगर हम चर्चा कर ले बाबू, तो इसकी लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी, 3 सेंटीमीटर, और अगर हम मोटाई की बात कर लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, और मोटाई की बात कर लेते हैं तो कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, एक हर जगह थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा। जब अलग अलग बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा वैरी करता रहेगा अलग अलग, क्योंकि जितने भी पब्लिकेशन को हम बुक पढ़े उसमें सब में कुछ न कुछ चेंज ही रहता है, अलग रहता है, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो ज़्यादा इसको 19 भी थोड़ा बहुत अगर डाटा मिले इसमें, तो ज़्यादा लेकर के इसको रिजिट नहीं करने। समझदार बच्चों की पहचान नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा बुक आप पढ़ेंगे ढेर सारा तो आपको खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मायने ले रखता है, इसलिए आप इसको नॉर्मली चलेंगे, जो चल रहा है उसी का आधार पर। ऐसा पूछा भी नहीं जाता है, अगर पूछेगा तो उसी के आधार पर लिख लेंगे, सही होगा, दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते, अभी हम जस्ट आपको पीपीटी दिखाएंगे, उसमें भी आपको डिफरेंस आ जाएगा। हम कितना पढ़ा है, 5 सेंटीमीटर, वहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, इसकी साइज कितनी होती है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर। तो क्या करिएगा उसको लेकर के, है ना, आगे देखने को मिल जाएगा आपको, हम दिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो वृष्ण हो गया। अब इसके अंदर जो है शुक्रजन नलिकाएं होती है, वृष्ण के अंदर क्या होती है, जो कुछ नलीनुमा संरचनाएं होती है, जिसे हम लोग शुक्रजन नलिकाओं के नाम से जानते हैं। प्रत्येक खंडों में जो है क्या होती है, जरा ध्यान देंगे, शुक्रजन नलिका पाई जाती है, शुक्रजनन नलिका पाया जाता है बाबू, क्लियर है। अब जब ध्यान दें कि शुक्रजनन नलिका जो पाई जाती है, इन शुक्रजनन नलिकाओं के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, तो इसकी संख्या जो होती है प्रत्येक, क्या ध्यान रहे, प्रत्येक जो है ना खंड में लगभग 2 से 3 होती है। कितनी होती है बाबू, 2 से 3 होती है। और इसी जो है ना शुक्रजनन नलिका के अंदर मुख्य रूप से 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या होता है बाबू, स्पर्मेटोगोनिया। हिंदी के लेकर के ज़्यादा चर्चा, हिंदी लिखने में थोड़ा सा टफ पड़ता है बाबू, ठीक है ना, इसलिए हम इंग्लिश लिखते जा रहे हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आपको पैकेज में सब में हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है, चलो ध्यान देंगे। दूसरा होता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, और अगर हम तीसरे जनक कोशिकाओं की बात कर लेते हैं, तो तीसरा जो कोशिका होता है बाबू, उसको बोलते हैं लीडिंग सेल, लीडिंग सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, जानकारियां क्या दी गई कि 2 तरह के कोशिकाएं होती हैं मुख्य रूप से। कौन कौन होता है, एक स्पर्मेटोगोनिया होती है, दूसरा जो होता है क्या होता है, सर्टोली सेल है, और तीसरा जो होता है क्या होती है बाबू, लीडिंग सेल होता है। क्या होता है बाबू, लीडिंग सेल। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा होल्ड करते हैं और लेट से अध्ययन करेंगे, जब इसको हम लोग अध्ययन कर लेंगे तब, ठीक है। मुख्य रूप से आपको मानना है, एक ए और दूसरा ए। ये टॉपिक वीवीआई है बाबू, ये टॉपिक वीवीआई है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा कि निम्न में से सर्टोली कोशिका पाई जाती है, ऐसा टाइप की आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप देख लेंगे क्वेश्चन बैंक को, ठीक है। हमारे पैकेज जो है हाइब्रिड पैकेज, उसमें क्वेश्चन बैंक विधि रहती है, तो हम ऑलरेडी बच्चों को करा ही देते हैं। जो टॉपिक पढ़ाते हैं उससे जो क्वेश्चन पूछी जाती है, जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ये ऑलरेडी हम करा दे रहते हैं। साथ ही में जो बच्चे पढ़ने वाले समझदार होते हैं उस चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं। आप भी समझदार, हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत समझदार होंगे, कि आपको भी इस पर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं समझदारी तो आ ही रहा होगा। तो आप भी कोशिश करें कि जो टॉपिक और चैप्टर को अध्ययन करें उससे जुड़ा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर ले बाबू, ताकि आपको जो है ना थोड़ा एक अनुमान लग जाए, एक आइडिया लग जाए कि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। और जो शिक्षक है वो खुद आपको आइडिया देंगे। जैसे हम पढ़ाते रहते तो बच्चों को हमें आइडिया है कि क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, तो इस टाइप से पूछता है अक्सर, जब बोर्ड का रूल नियम ऐसा है तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है या ये पूछ सकता है, तो उससे आपको समझ ज़्यादा मिल जाती है बाबू। तो इस बात का बखूबी ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को आप एक अपने से भी देख लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया फिर क्या है, कोशिका है, और एक सर्टोली कोशिका है, दोनों विकसित करती है। तो ये विकसित करते हुए जो है बाबू क्या विकसित करेगी, तो स्पर्मेटिड बनाती है। क्या विकसित करती है बाबू, स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड विकसित करते हुए क्या बना लेता है बाबू, तो अगर हम चर्चा करें तो स्पर्म बना लेता है। अगर हम बात कर लेते हैं स्पर्मेटिड, और ये विकसित करते हुए क्या बना लेगा, स्पर्म बना लेगा। क्लियर हो गया, क्या बना लेगा बाबू, स्पर्म, नहीं बोले तो शुक्राणु बना लेगा।
क्या बना लेगा बाबू, शुक्राणु। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो यहाँ पर जानकारी आपको दे दी गई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को। अब जरा ध्यान दीजिए, तो जब ये जानकारी आपको दी गई, चलिए देखिए, तो ये जानकारी आपको दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, तो जब ये पूरी तरह से जानकारियाँ दी गई कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है, तो उसी बीच में क्या करेंगे, एस्ट्रोलिस सेल जो होता है, इसको स्पर्मेटोगोनिया को क्या करती है बाबू, पोषक तत्व देती है या पोषण देती है। क्या देती है बाबू, पोषण, और साथ साथ क्या करती है, आकार देती है, जिससे विकसित करते हुए शुक्राणु को बनाता है। और ध्यान रहे क्या बना लेना, अगर हम चर्चा कर ले तो यहाँ से क्या बाबू, स्पर्मेटिड से क्या बना लेना, शुक्राणु, या स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना लेना, शुक्राणु। ये कहलाता है शुक्राणु जनन, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है बाबू। कोई दिक्कत, इसे हिंदी में लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन इस क्रिया को, यानी स्पर्मेटिड से क्या बनाना, शुक्राणु बनाना, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाते हैं, या डायरेक्ट भी शुक्राणु बनने की क्रिया ही शुक्राणु जनन कहलाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। और एक निश्चित एजों में होती है बाबू, लगभग अगर हम चर्चा करें तो एक निश्चित एज में होती है। ये आपको ऑलरेडी जानकारियाँ दिया गया है। क्या दिया गया था, ये खास करके अगर बात कर लेते हैं तो पुरुषों में 11 से लगभग 13 वर्षों की आयु में शुरू होती है बाबू, और लगभग अगर चलने की हम चर्चा करें तो ये 40 से 45 वर्षों तक एक जना चलती रहती है। 45 वर्ष लिखा हुआ होगी, 45 है, 5 है, ठीक है, इतना तक चलती है। जरा ध्यान रहे बाबू, ये जानकारी आपको दी गई शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन में बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है, ठीक है, ये तो बात बताई गई। जैसे कि लीडिंग सेल का भी योगदान होती है। अब इसकी चर्चा हम करते हैं और कैसे इसमें प्रोसेस होती है। तो देखिए, इसमें सेल डिवीजन वगैरह भी होते हैं, हम बाद में साइड में चर्चा कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, जरा नोट कीजिए। हमारे जन मस्तिष्क में जन क्या होता है, ग्लैंड होते हैं, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है बाबू, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ग्लैंड, ध्यान देंगे, ये हाइपोथैलेमस जो है ना ग्लैंड क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का जो नाम है बाबू, उसका नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज करता है कौन, हाइपोथैलेमस। जैसे हाइपोथैलेमस ये हार्मोन को रिलीज करता है, तो रिलीज करने से क्या होती है बाबू, हमारे मस्तिष्क के अंदर उपस्थित पिट्यूटरी ग्लैंड, PG यहाँ पे लिख दे रहा है, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि के अग्रभाग पर जो है ना क्या होता है, रिएक्शन करता है। अग्रभाग पर क्या करेगा वो, रिएक्शन करेगा, या अग्र, इसको पिंडक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अग्र पिंडक पे रिएक्शन करता है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, अग्र पिंडक पर रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने से क्या होती है, इससे दो तरह के जो है हार्मोन रिलीज होते हैं बाबू। दो तरह के क्या होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं। एक हार्मोन का नाम है LH, ल्यूटिलाइटिंग हार्मोन, ठीक है। दूसरे का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये जानकारी दी। जरा ध्यान देंगे, दो तरह के हार्मोन, इसमें आप डैश दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। जरा ध्यान देंगे, ये क्या किया, ध्यान देंगे, इसी में मदद कर रहा है जो शुक्राणु बन रहे, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो हो रही है, शुक्राणु जनन की जो क्रिया हो रही है, ध्यान रहे, ये तो वृष्ण के अंदर हो ही रहा है। इसके अलावा मस्तिष्क से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो भी इसमें मदद कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं किस प्रकार कर रहे हैं इसकी चर्चा हम करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें, तो जानकारियां दिया गया कि ये सब तो प्रोसेस कर ही रहा है, उसी बीच में जो हार्मोन्स होते हैं, जो ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, देखिए यहाँ पर हम बोले थे ना कि होल्ड किए हुए हैं, तो इसी की हम चर्चा कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो देखिए ये जो होल्ड किया हुआ है पॉइंट, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से बना, ये जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड के अगर पिंडक भागों को उत्तेजित किया, उत्तेजित करने से क्या हुआ, उससे दो तरह से हार्मोन बने, एक LH, दूसरा FSH। LH हार्मोन को ल्यूटिलाइटिंग हार्मोन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, तो ये बनाया। अब देखते हैं क्या हुआ, ये जैसे जो है ना एक बना, तो बनने के बाद क्या करेगा, जरा नोट कीजिए, बनने के बाद ये ध्यान देंगे, इस पर जो है ना इफेक्ट डालेगा, प्रभाव जमाएगा बाबू, किस पर, देख रहा है, किस पर डालेगा, लीडिंग सेल पर। तो लीडिंग सेल क्या करेगा, ये दो तरह के हार्मोन, यानी एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम है सेक्स हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम मेल हार्मोन भी है बाबू। क्या है, मेल हार्मोन बनाएगा। क्या बनाएगा, मेल हार्मोन बनाएगा। मेल हार्मोन के रूप में हम लोग किसको मानते हैं,
एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को मान दो, तो टेस्टोस्टेरोन हम लिख देते हैं ज़्यादा, टेस्टोस्टेरोन को ये बनाएगा बाबू। अब जरा नोट कीजिए, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, ये जो शुक्राणु जनन हो रहा है, ठीक है ना, इस शुक्राणु जनन में मदद करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये शुक्राणु जनन में मदद करेगा। और साथ ही साथ जो बचा कौन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बचा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ये जो पोषक तत्व दे रहा था उसको और थोड़ा सा मदद करेगा पोषक तत्व और आकार को देने में। और इससे क्या होगी कि हमारे बॉडी के अंदर पूरी तरह से जो है ना शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होगी। पुरुषों की हम बात कर रहे हैं, पुरुषों में क्या होगी, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होगी। नर जनन तंत्रों में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होगी। और कब होगा तो ये जानकारी आपको दिया गया। ये लगभग अगर हम बात कर लेते हैं तो किस उम्र में शुरू होती है बाबू, तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जो शुरू होती है ये लगभग कितने जो है उम्र में शुरू होती है, तो 11 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होती है और लगभग कितने उम्र में चलती है, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे जो है 40 से 45 वर्षों तक चलती है बाबू। ये पूरी जानकारी आपको दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आती है, इसी में एक और स्ट्रक्चर टाइप का ऐसा होता है जो हम थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बता दें यहाँ पर कि देखिए ये जो स्पर्मेटोगोनिया हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉमन लगा कर हम बता देते हैं। 2n संरचना ऐसी होती है, ये विकसित करता है, फिर 2n बनाएगा, फिर ये विकसित करेगा और विकसित करने के बाद क्या करेगा बाबू, n बनाएगा, फिर ये भी n बनाएगा, फिर ये विकसित करते हुए क्या करेगा, तो ध्यान देंगे ये भी n बनाएगा। क्लियर हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये भी विकसित करेगा और क्या बनाएगा बाबू, n बनाएगा, ये भी विकसित करेगा और क्या बनाएगा बाबू, n बनाएगा। अब जरा इसको हम थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, तो नेमिंग करेंगे तो थोड़ा सा आपको जानकारी और आइडिया लगेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, पहला अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, सॉरी मैच कर गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या है बाबू, देखिए ये जो चर्चा हम कर रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे हैं, यही स्पर्मेटोगोनिया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब एक दूसरे को रिलेट कीजिएगा, सब अलग अलग है, ये अलग वो अलग 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 है, लेकिन सब एक साथ ही प्रोसेस होती है बाबू। तो सबको एक दूसरे के साथ रिलेट कीजिए तो ज़्यादा आपको कंफर्टेबल समझ में आएगा। ये क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया विकसित करेगा, ठीक है, किस माध्यम से, तो माइटोसिस सेल डिवीजन के माध्यम से। ठीक है, अब जब ध्यान से देंगे, विकसित किया तो विकसित करने के बाद क्या बनाएगा, तो प्राइमरी, ध्यान देंगे, स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। क्या बनाएगा वो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। कोई दिक्कत। अब जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएगा तो ये सेल डिवीजन करेगा, कौन सा बाबू, तो मियोसिस सेल डिवीजन करेगा, मियोसिस फर्स्ट करेगा। तो जैसे मियोसिस फर्स्ट करेगा तो ये बना लेगा क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा बाबू। बात समझ आ रही है। अब जैसे ये होगा तो इसमें भी क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन सेकंड होगा। अभी क्या बना लेगा, स्पर्मेटिड। क्या बना लेगा वो, स्पर्मेटिड, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, स्पर्मेटिड बनाएगा। और स्पर्मेटिड विकसित करते हुए या रूपांतरित होते हुए जैसे पोषक तत्व वगैरह सब इसको मिलता रहेगा, उधर तो प्रोसेस चल ही रहा है हार्मोन वगैरह को लेकर के, या फिर लीडिंग सेल्स को लेकर के, या जितने भी स्टोरेज सेल पोषक तत्व वगैरह दे ही रहा है, तो इन सभी को लेकर के विकसित करेगा और रूपांतरित होकर के बाबू क्या कर लेगा, तो कम टाइम में थोड़ा सा कैप्चर करना है तो बाबू थोड़ा स्पीड ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है ना, तो आप ज़्यादा घबराने से जी बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पीड को आप कम करके देख लें। और बहुत पसीना भी चल रहा, देख रहे हैं कितना मेहनत है, तो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको कैप्चर कर लें। सर भी बैठे हुए, क्लास व्लास भी लेना है, ठीक है, आगे क्लास ऑफलाइन क्लास भी है, ठीक है। तो चलिए ये जानकारी आपको पूरी तरह से दे दिया गया, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बहुत मेहनत है बाबू, गर्मी में बहुत है। अब देखते हैं, ज़रा ध्यान देंगे, ऑनलाइन का बहुत बड़ा इशू है तो और भी समस्याएं हैं थोड़ा। तो चलिए यहाँ तक तो जानकारी दे दी गई, ये पूरी तरह से जानकारी दी गई। पुरुषों को जो है ना, खास करके पुरुषों के अंदर जो है ना, जो जनन अंग होते हैं वो किस प्रकार के शुक्राणुओं को बना रहे होते हैं, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कर रहे होते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी गई बाबू। इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर अंग होते हैं, जब ये बन जाएगा तो अधिवृष्ट में जाएगा, परिपक्व होगा, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है क्या होगा, शुक्रवाहिका होती है, शुक्राशय में जाएगा, फिर पुरस ग्रंथि में जाएगा। ऐसा बहुत सारे प्रोसेस इसके अंदर होगी जो ऑलरेडी आपको हम क्लास में चर्चा किए हैं। फिर हमको कभी मौका मिलेगा और समय मिलेगा तो इसकी चर्चा भी हम करेंगे और बात करेंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार से आपको जानकारियाँ दी गई, ठीक है। और उसके बाद जब क्या होगा, तो ऐसे मूत्र मार्ग होते हुए सीसन से बाहर निकलती है बाबू, ठीक है। तो ये जानकारी आपको दिया गया। इसके बाद देखते हैं कुछ और बात बनने लायक है। तो देखिए सब अलग अलग है, देखिए हम बता ना कि लंबाई चेंज मिलेगा, हल्का फुल्का चेंज हर जगह मिलेगा। टेस्टिज होती है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक बताई गई। वृष्णकोश के अंदर होता है, इसकी टेम्परेचर क्या होती है हमारे बॉडी से, हाँ ध्यान रहे। वृष्ण जो होता है बाबू कहाँ पाया जाता है, वृष्णकोश में पाई जाती है। और इसकी टेम्परेचर हमारे बॉडी से लगभग 2 से 3 डिग्री कम होती है। यानी कितनी होती है, तो देख लेंगे इतना होती है, यानी 34 से लगभग 35 डिग्री। हम 34 बोल रहे हैं, इसमें 34.5 लिखा हुआ है, तो बहुत बड़े मायने नहीं रखता इस चीज़ों को, इस बात का ध्यान रखें। हम 5 सेंटीमीटर बताए हैं, इसमें कितना लिखा हुआ है, 4 से 5 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
देखिए यहाँ पर यही चीज हम चर्चा कर रहे थे, जो अभी हम आपको ये जो बताए हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये सब स्पर्मेटोगोनिया और शुक्रजन नलिका वगैरह सब चर्चा करते हैं। शुक्रजन नलिका का इंग्लिश जो होता है यही होता है बाबू, ध्यान देंगे यही है। इसी के अंदर जो है ना, जो कुंडली संरचना दिख रही है, देखिए लोबिल्स दिख रहा है, टेस्टिकुलर लोबिल्स है, ठीक है ना, और इसी के अंदर क्या होता है, शुक्रजन नलिका होती है। इसी शुक्रजन नलिका के अंदर देखिए कोशिका कहाँ होता है और कैसा होता है। देखिए कि कोशिका स्पर्मेटोगोनिया, या इसी का नाम है स्पर्मेटोगोनियम, और एक है क्या, अस्टोलिसेल। ये विकसित करके क्या बना रहा है, स्पर्मेटोसाइट्स वगैरह स्पर्मेटिड विकसित करा रहा है, ये स्पर्मेटिड बना रहा है, और स्पर्मेटिड बनाने के बाद क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, और इसको क्या करेगा, एक पोषक तत्व देगा, विकसित करेगा। फिर उसके बाद और आगे देखते दिखा देते हैं हम आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिगर के रूप में हम दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद जो क्या होगा, उसी के अंदर देखिए जब शुक्राणु पूरी तरह से बनेगा, आगे बन करके जहाँ आगे जाएगा, तो देखिए आगे जाएगा तो जो जाल जैसे संरचना दिख रही है, इसी का रेटेड टेस्टिस, इससे जो है ना कुछ 10 से 12 जो है ना 20 कुंडली संरचनाएं निकलती है, 10 से जो है ना कुछ नलीनुमा संरचना निकलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वासाई फ्रेंटिया, शुक्र नलिका कहते हैं। आपको दिक्कत यहाँ तक ये जानकारी दी गई। फिर उसके बाद जो है ना आगे आएगा तो क्या है, देखिए अधिवृष्ण है, ठीक है, और इसके बाद ये जो संरचना दिख रही है इसको क्या होते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। अब जब ध्यान से देखेंगे, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, अधिवृष्ण जो है ये 3 तरह के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, शीर्ष अधिवृष्ण, मध्य अधिवृष्ण और पूछ अधिवृष्ण। क्लियर हो गया, 3 जो इसके भाग हो गए। ये सब आपको ऑलरेडी चर्चा किया हुआ वो ऑफलाइन क्लास में हम बता दिए हैं। देखिए उसी को पहला को जहाँ थोड़ा जूम करके दिखाया गया, देखिए यहाँ से शुक्राणु बना, और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कण के रूप में हरा हरा आपको दिखाया गया, शुक्राणु निकल रहा है, यहाँ पर आके परिपक्व होता है और आगे की ओर बढ़ता है। ये अलग अलग भाग है, अलग अलग लोकेशन वाला भाग है, आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। उसके अलावा देखिए जो है ना फ्रंटल जो है फिगर आपको दिखाया गया है कि देखिए क्या होता है, शीशन ऐसा होता है, साइड में होती है, अधिवृष्ण होता है, ठीक है ना, अधिवृष्ण होती है, और यहाँ से शुक्रवाहिका निकलते हुए जो है क्या होती है, यहाँ पर आकर के मिलता है, कहाँ, ध्यान देंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड में आकर के मिलता है बाबू। यह है शुक्राशय, यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे, शुक्राशय दर्शाया गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, और एक क्या, कॉपर ग्लैंड, इसी का नाम, इसको सीजी भी बोलते हैं, कॉपर ग्लैंड, या इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी लोग जानते हैं। सारी एक प्रकार का पदार्थ स्राव करता है। देखिए स्पीड है बाबू, इस बात का ध्यान रखें, आप थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके तब देख ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मूत्र मार्ग हो गई, ठीक है, अधिवृष्ण हो गया, ये शीशन हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही इसी चीज को जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की चर्चा की जा रही है, हाईलाइट करके दिखाया गया है, शीशन का जो है कटा हुआ भाग दिखाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए ये पेनिस है, शीशन है, और शीशन के ऊपर वाला जो शीर्ष वाला भाग होता है, इसे हाईलाइट जो किया हुआ है, इसको लोग ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं। इसको आप बीच में काट देंगे तो आपको इस प्रकार के समस्याएं दिखेंगी, आपको छिद्र दिख रहे हैं, ये इसको इस नाम से जाना जाएगा, और इसको जो है इस नाम से जाना जाता है बाबू। वृक्ष को काटने के बाद संरचनाएं देखने को मिलती है। आप अलग अलग बुक को देखेंगे तो उसमें भी ये संरचनाएं आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया नर जनन तंत्र, खत्म हो गया बाबू। शॉर्ट में ज़्यादा हम कैप्चर कर लिए, क्योंकि इतना विस्तार बहुत मुश्किल है, गर्मी में जो है ना टफ काम है बाबू। तो हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे, जो है आपको धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में हम आपको देते रहे, क्योंकि लंबा भी वीडियो बना देंगे तो आप बोर हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाते हैं सब लोग बच्चे, और भी नहीं जा पाता है तो थोड़ा सा भी लगता है कि इतना मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं होती है। तो इसलिए आप भी जो है ना थोड़ा थोड़ा वीडियो लेकर के इंटरेस्ट लेते रहिए, मजा लेते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर हम ऑनलाइन क्लास में फीमेल को जो है चर्चा करेंगे और देखेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिकों को हम कैप्चर करेंगे, है ना। देखिए अलग अलग जो है ना टॉपिकों को हम कैप्चर करेंगे, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है ना। तो इसकी चर्चा हम खुद ऑलरेडी करेंगे, एक एक करके बहुत सारे टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं, फिर हम लोग जो है ना है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक लिए ध्यान देखिए। फिर हम लोग मादा जन बाह्य जननांगों की भी चर्चा करेंगे। बाह्य जननांग ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है, इस जो है ना चर्चा आपको की गई है। फिर उसी का जो है एक फिगर दिखाया गया, क्लिटोरिस वगैरह सब पढ़ाया गया है ऑफलाइन क्लास में भी, ठीक है ना। मैमली ग्लैंड भी पढ़ाया गया है आपको ऑलरेडी जल्द ही। देखिए अवस्थाएं, जन्म की अवस्थाओं भी हम चर्चा किए थे, 3 अवस्थाएं, ये भी आपको पढ़ाया गया है ना। बहुत सारी चीज़ें, गैमेटोजेनेसिस की हम चर्चा आप ऑलरेडी की है बाबू। गैमेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस की चर्चा किए हैं, ठीक है ना। देखेंगे तो ये सब चर्चा ऑलरेडी किया हुआ है बाबू। देखिए एंड्रोजन लीडिंग सेल है ना, एंड्रोजन वगैरह बना रहा है, और जो है टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है, मेल हार्मोन इसको हम बोलते हैं। तो देखिए कैसे होती है ना, एलएच और एफएसएच। देखिए ब्रेन के अंदर जो चीज़ें दिखा रही है ना, कि ब्रेन के अंदर से क्या होती है, एलएच और एफएसएच हार्मोन रिलीज होती है, जो देखिए यहाँ पर हम दिखा रहा है ना, वृष्ण के अंदर देखिए यहाँ से ब्रेन से रिलीज हो रही है, दिखा रहा है हाईलाइट करके, जो कनेक्ट करके, और इसके अंदर टेस्टिज होती है, उसी के अंदर लीडिंग सेल होता है, उसी पर रिएक्शन करता है, और अस्टोली कोशिका पर एफएसएच रिएक्शन करता है, और जो है ना एक है एलएच वाला जो है लीडिंग सेल पर रिएक्शन करता है, इस प्रकार से हार्मोन को रिलीज कर रहा होता है। ये आपको ऑलरेडी दिखाया गया है। शुक्राणु का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं उसमें, देखिए है ना, हेड वाला भाग हो गया, नेक वाला भाग हो गया, मिडिल भाग हो गया, चल ही नहीं रहा, कलर चेंज करना होगा, ध्यान देंगे। हेड भाग है, फिर क्या है, गर्दन दूसरा भाग है, तीसरा भाग है मिडिल फेस है, चौथा भाग है पूंछ है। तो पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल के जन यहाँ से यहाँ तक के हम दूरी की बात कर लेते हैं तो 60 माइक्रोमीटर पढ़ाया गया। सबसे ज़्यादा लंबा भाग इसका टेल वाला होता है 50 माइक्रोमीटर। जना चौड़ाई कितनी होती है तो लगभग 1.5 से 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर, है ना, समझ रहे हैं। तो ये सब देखिए माइक्रोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखे हैं माइक्रोमीटर, यहाँ सेंटीमीटर बोल गए, तो ध्यान रखें माइक्रोमीटर, है ना। तो लंबा हो गया, है ना, देखिए लंबा कितना, इतना, चौड़ा कितना हो गया ये, तो सबके अलग अलग भाग है बाबू। तो चलिए देखिए शुक्राणु का स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए क्या क्या पाई जाती है। टेल वाला है, भाग है, प्लाज्मा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है, हेड है, नेक है, बहुत सारी चीज़ें हैं बाबू। ये पूरी जानकारी आपको दी गई। इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें हैं कि करके हम मासिक चक्र क्या होता है, एमसी इसको हम बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको शॉर्ट में हम लोग एमसी कहते हैं। इसकी चर्चा भी हम आपको जो है ना ऑफलाइन क्लास में किए हैं, कितना दिन से क्या क्या होती है। ब्लडिंग 4 अवस्थाएं होती है, ब्लडिंग फेज और क्या, तो फॉलिकल फेज है ना, ओवुलेटरी फेज और क्या, ल्यूटियल फेज, बहुत सारी चर्चा की गई है, बहुत सारे डीप जानकारी आपको दी गई है, हर तरह के टॉपिक जानकारियाँ दी गई है। इसमें सब जो है ना लैंग्वेज टाइप का भी दिया हुआ है, तो आप इसको देख करके भी बहुत सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पर है ना 4 अवस्था। पहला अवस्था क्या है, किधर है, इधर है। इसी का दूसरा नाम है जो है ना ब्लडिंग फेज। हम आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं और पैकेज में भी लिखा हुआ है बाबू, ब्लडिंग फेज। हम ब्लडिंग फेज लेकर के आपको पढ़ाए हैं और इसका नाम चर्चा कर दिए थे, ठीक है। दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये क्या है, तीसरा और ये चौथा। अलग अलग डेट बताया गया था इसमें, देखिए अलग अलग डेट है ना। एक से पहला हो गया, ये दूसरा का जो ले रहा है, ये तीसरा का यहाँ से ऐसे है, चौथा यहाँ पर ये हो गया डेट। तो अलग अलग चीज़ें इसमें चर्चा की गई बाबू। देखिए इनसेमिनेशन क्या होता है, शुक्राणु जब इसके अंदर आ जाता है तो उसी को इनसेमिनेशन या वीर्यरोपण कहते हैं, ठीक है, वीर्यरोपण। हाँ, अब इसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर मानव क्या करता है, जानवरों में जो ना पाइप के माध्यम से प्रवेश करवाता है तो उसी को वीर्य सेचन भी कहते हैं, लेकिन कृत्रिम होता है बाबू। लेकिन इसमें मानव में नेचुरली होती है या कृत्रिम भी होता है, ऐसा नहीं है। जब अंडाणु शुक्राणु मिल जाती है तो उसको निषेचन कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको चर्चा आगे करेंगे। सर्विक्स से होते हुए शुक्राणु आगे की ओर गति करता है, कितने वेग से गति करता है, तो उसकी चर्चा भी हम लोग किए थे, है ना। लगभग 1.5 से 3 mm की वेग से जो है गति करता है। वीर्य सेचन में कितने वीर्य जाते हैं स्त्रियों के जननांगों में, तो लगभग 3 से 5 mm। उसकी में संख्याएं कितनी होती है, शॉर्ट में हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए अलग अलग है। देखिए शुक्राणुओं की चर्चा हम बोले थे कि करेंगे, तो शुक्राणुओं के स्ट्रक्चर की बात किए थे, लेकिन ध्यान रहे अंडाणुओं के हम जना स्ट्रक्चर बोले थे कि हम ऑफलाइन क्लास में अध्ययन करेंगे, तो अभी करीब किए नहीं, लेकिन करेंगे, लेकिन ध्यान देंगे, उसको करा देंगे, जल्दी में खत्म हो जाएगी। देखिए इस प्रकार की होती है। देखिए भेद रहा है ना शुक्राणु को, एक्रोसोम होता है, उसके अंदर आसानी से जोना पेलोसिडा है, इसकी जो बाहरी आवरण होती है उसको भेदता है और आसानी से प्रवेश कर जाता है। ये आपको हम उस समय बताए थे, लेकिन फिगर नहीं दिखाए थे। फिगर हाँ सॉरी याद है, फिगर हाथ से हम बना कर दिखाए थे, याद है, बताया है, ठीक है, चलिए याद आया। तो ये जानकारी देंगे। फिर ब्लास्टोसिस क्या होती है, मोरुला क्या होती है ना, तो इन सभी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ब्लास्टोमियर क्या होती है, देखिए 2 स्टेज वाला क्या होता है, जो है ना, ब्लास्टोमियर, मोरुला, जो है ना, ये सब है ना। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, तो इन सभी चीज़ों को हम तमाम चर्चा करेंगे। प्रेगनेंसी क्या है, आरोपण क्या है, देखिए आरोपण, इम्प्लांटेशन, इसी को आरोपण कहते हैं, और ये प्लेसेंटा वगैरह विकसित करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो आगे टॉपिक हम लोग जो देखेंगे, प्लेसेंटा, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा कैसे बनता है, प्लेसेंटा अपरा कैसे बनती है, और जो हार्मोन की चर्चा करते हैं, जब प्लेसेंटा वगैरह बन जाता है तो हार्मोन किस प्रकार से रिलीज होती है, गर्भवती स्त्रियों में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और किस किस हार्मोन की वजह से या किन हार्मोनों की वजह से पता चलता है उसके कितना जन्म जो है, भविष्य के जन्म लेयर कितने होते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। और इसके अलावा जो है ना अलग अलग, देखिए जनन परत अलग अलग कौन कौन से अंगों को बनाते हैं, इंडोडर्म क्या बनाता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से मेसोडर्म क्या बनाता है, मिजोडर्म क्या बनाता है, तो इसकी चर्चा की गई है बाबू। देखिए इक्टोडर्म क्या बनाता है, तो ये सब चर्चा आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा सा एक मतलब फास्ट रिव्यू दिखा दें, ताकि ऑफलाइन क्लास में जो बचा अभी हुआ टॉपिक है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएं तो मज़ा आपको आए। इसको पूरा फुल तरह से वीडियो देख लेना है, थोड़ा सा हम स्पीड में है, स्लो कर लेंगे। 1 महीना में जाना, 1 महीने में बच्चे विकसित जब करेगा, जनिष्ठ होने का जायगोट वगैरह सब बन के आरोपण वगैरह हो जाएगा, संतान फीटस बन जाएगा, तो 1 महीने में क्या बनेगा, पहला महीने में क्या बनेगा, दूसरा महीने में क्या बनेगा, है ना। ये सब ऑफलाइन क्लास में आपको देखिए लिखा हुआ है। देखिए पहला महीना में क्या बनता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला महीना में, दूसरा महीना, है ना, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, सब लिखा हुआ है, उसमें भी फिगर दिया हुआ है, तो ज़्यादा सहूलियत हो जाती है बाबू। उसका वजन कितना होगा, पहला महीना में कितना ग्राम का, दूसरा महीना में, तीसरा महीना में, ऐसा करके टोटल वजन लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए पास्चुरेशन, है ना, पास्चुरेशन इसी को हम लोग प्रसव कहते हैं। प्रसव में क्या होती है, स्त्री के जननांगों से संतान बाहर आ जाता है। आजकल तो होम डिलीवरी नहीं होकर के हॉस्पिटल डिलीवरी होती है, लेकिन पहले होम डिलीवरी होती थी, जिससे हम लोग को हुआ था, ठीक है ना। तो एक अलग मैटर है, छोड़िए वो सब चर्चा करना उचित नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो लैक्टेशन हो गया, इसको लोग दूध स्रवण बोलते हैं। जब संतान जो है ना विकसित कर जाता है, प्रसव हो जाती है, बच्चा जन्म ले लेता है, तो माँ से लैक्टेशन यानी दूध स्रवण की प्रक्रिया होती है। मैं आस्तन ग्रंथियों के बारे में ऑलरेडी चर्चा की है, कैसे दूध कहाँ बनती है और कैसे रिलीज होती है, ठीक है।
देखिए इस प्रकार से। और जैसे जो है ना पहला दूध निकलता है उसी को कोलेस्ट्रॉल के नाम से लोग जानते हैं। बच्चा है, माँ है उसकी, दोनों खुश हैं। चलिए इसी के साथ खत्म होता है, फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और इसकी चर्चा और विस्तार हम करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए ताकि ऑफलाइन क्लास में जो है ना अध्ययन करें तो ज़्यादा आपको थोड़ा सहूलियत हो जाए। जो बच्चे बेसिक जो है ना नहीं कर पाए हैं उनके लिए थोड़ा सा हम ये हो गया, और जो बच्चे किए भी हैं उनको थोड़ा रिविजन भी हो गया और मजा आएगा पढ़ने में। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय हमारे साथ गुजारने और बिताने के लिए।